नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं। किसकी साथी? एक नई श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे साथी CHSL। किसका साथी? जो कल से आप सभी का एग्जाम होना है CHSL का, SSC CHSL का। इसके लिए जो जीके जीएस के संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको आज हम देखने वाले हैं, जो कल के एग्जाम के लिए आपके अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रिय विद्यार्थी, सभी से निवेदन है, एक बार से आप लोग जुड़ जाएंगे और सेशन को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि जिन भी विद्यार्थियों का, जिन भी साथियों का कल एग्जाम है, उसके लिए क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। और सारे के सारे क्वेश्चन ये CHSL के प्रीवियस ईयर रहेंगे साथी। इससे हम देखेंगे किस प्रकार से हमसे नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथी, एक बार सभी से निवेदन है, आप लोग जुड़ जाएंगे और सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं, आज है साथी 8 मार्च, और सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग देखने वाले हैं 8 मार्च SSC CHSL एग्जाम एक्सपेक्टेड, जो आपका कल 9 मार्च है साथी। 9 मार्च को जो आपका एग्जाम है, इससे संबंधित हम क्या देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है। 25 क्वेश्चन रहेंगे, इनको हम देखने वाले। यदि प्यारे साथी जिन्होंने आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर जुड़ें, प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए इस तरह की क्लास हम लेकर आते रहेंगे। तो आप एक बार से जुड़ जाएंगे, सभी दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। CHSL प्रीवियस ईयर आपको सब बता दिया, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। यानी कि हार नाम की कोई चीज़ आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि आप सभी को पता है जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? जीत चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए साथी। क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हमको केवल सिलेक्शन चाहिए, हमको निराशा के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथी, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन सभी का हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अध्ययन करने वाले। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साथी, कह रहा है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक उप निकाय, यानी कि कह रहा है जो भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय है, इसके तहत वैधानिक निकाय स्वायत्त, यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पूछ रहा है साथी। जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, क्या पूछ रहा है साथी? जो आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इसका स्थापना कब हुई थी? यही पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, जो आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय है, इसके तहत इसकी स्थापना कब होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले तो साथी जैव विविधता कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी को याद रखना है, भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। किसके साथी? पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत इसको आता है। और साथी आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, 2003 में। कब साथी? वर्ष 2003 में 1 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। कब साथी? तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर वर्ष 2003 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इसको याद रख लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है इसकी स्थापना होती है सर 1 अक्टूबर 2003 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, यदि साथी पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या पूछ ले साथी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर आप लोग इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप बताएंगे। लेकिन यदि यहीं पर बात कर लें साथी हम विश्व स्तर पर, ये तो बात हो गई राष्ट्रीय स्तर पर, तो याद रखेंगे विश्व स्तर की अगर हम बात करें साथी, तो जो आपका जो जैव विविधता दिवस है, क्या साथी? जो आपका जैव विविधता दिवस है, ये 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल में 22 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। साथी याद रखेंगे क्यों मनाते हैं, तो साथी एक घटना है 1992 की। कब की साथी? 1992 में एक समय आता है जब ब्राजील के रियो में, कहाँ पर साथी? तो याद रखेंगे ब्राजील के रियो में एक सम्मेलन होता है, जिसे हम लोग रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह घटना कब की है साथी? 1992 की है। 22 मई को जब हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं, तो जो 22 मई 1992 था, इसमें रियो यानी कि ब्राजील के रियो में एक सम्मेलन होता है, जिसके तहत क्या किया जाता है?
1993 में साथी, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले पहली बार दिवस कब मनाया गया, तो 1993 में 22 मई 1993 को पहली बार विश्व स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन से सम्मेलन के तहत जो आपका दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत हुई, तो रियो सम्मेलन 1992। कब का साथी? 1992 का रियो सम्मेलन के तहत इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। यदि पूछ ले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2003 को साथी इसकी स्थापना हुई। और आप लोग इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। तो एक बार आप सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है भारत, क्या कह रहा है साथी? भारतीय, कह रहा है साथी भारतीय शास्त्रीय नृत्य, एक मिनट साथी, कह रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शैली, क्या कह रहा है साथी? जो मोहिनी अट्टम शैली है, इसके लिए निम्नलिखित में से कृष्ण नृत्यांगना को वर्ष 2013 में देवदास राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या कह रहा है साथी? जो मोहिनी अट्टम नृत्य, क्या, तो याद रखेंगे, जो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य, इसके लिए जो आपका देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जो 2013 का था। ये किसको दिया गया था? तो साथी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। 2013 के बारे में पूछा है तो इसको रटना नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले 2023 का, हो सकता है पूछ ले 2001 का, इसको याद रखेंगे। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो इनको याद रख लेंगे। यदि पूछे जो आपका देवदासी पुरस्कार है किसे दिया गया था, तो याद रखेंगे जया प्रभा मेनन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको याद रख लेंगे। जो जया प्रभा मेनन है, इनको 2013 में मोहिनी अट्टम जो शैली है, इसके लिए क्या दिया गया था? देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यदि पर बात कर ले साथी मोहिनी अट्टम, एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये किस देवता को समर्पित है? क्या पूछता है साथी? इसका देवता कौन है? तो याद रखेंगे जो भगवान विष्णु हैं। कौन साथी? आप याद रखेंगे भगवान विष्णु के द्वारा इनको किया जाता है। जब भस्मासुर का अंत किया गया था, तो भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप धारण करके कौन सा नृत्य किया जाता है? मोहिनी अट्टम। इसको याद रखेंगे तो भगवान विष्णु हो जाएंगे। ठीक है। देवता की बात करें तो भगवान विष्णु हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर साथी आपसे पूछ ले कि साथी इसमें कोई कलाकार है, तो साथी ये जितने भी कलाकार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जया प्रभा मेनन, सुनंदा नायर और स्मिता राजन, और जो साथी जो गोपिका वर्मा है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था। 7 मार्च की सुबह शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो गोपिका वर्मा है साथी एसएससी जीडी में, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये सभी के सभी जितने भी ऑप्शन है, सभी आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित हो जाएंगे। जितने भी हो जाएंगे किससे हो जाएंगे? तो मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ ले साथी इसका प्रवर्तक कौन है? यदि इसकी शुरुआत पूछे किसने की, तो लगभग ये तो भगवान विष्णु के जमाने का है। लेकिन जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में देखें तो के अम्मा है साथी, इनका नाम है कल्याणी कुट्टी अम्मा साथी। इनको नाम जानते हैं हम किस नाम से? के अम्मा। तो ये इसकी एक फेमस कलाकार रही हैं, ये वर्तमान में दिग्गज हैं। हो सकता है इनका निधन भी हो गया हो। जो के अम्मा है, इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है साथी। जो के अम्मा पुरस्कार दिया जाता है, ये किस में दिया जाता है? यदि पूछ ले के अम्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साथी जो आपकी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, क्या साथी? जो आपका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, इसके क्षेत्र में क्या दिया जाता है आप सभी को? कौन सा पुरस्कार? के अम्मा पुरस्कार दिया जाता है। और जो के अम्मा है साथी, इनका संबंध भी मोहिनी अट्टम से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जो साथी आपका मोहिनी अट्टम है, इसको केवल स्त्रियां ही करती हैं। कौन साथी? तो याद रखेंगे स्त्रियां ही करती हैं, स्त्रियां या महिलाएं ही करती हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो ये मोहिनी अट्टम को महिलाएं करती हैं, और सिंगल महिला यानी कि एक करेगी। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे हेमा मालिनी, हेमा मालिनी के बारे में आपने सुना होगा, जो केंटारो का प्रचार करती हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा श्रीदेवी के बारे में। किसके साथी? श्रीदेवी के बारे में। तो बहुत सारे ऑप्शन, जया प्रभा, सुनंदा नायर, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कल्याणी कुट्टी अम्मा, इतने जितने लोग हैं ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं? तो याद रखेंगे मोहिनी अट्टम से, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथी। यदि क्लास में मजा आ रहा है तो आप लोग दोस्तों में क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है। आप लोग दोस्तों में क्लास को शेयर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, कह रहा है साथी, क्या कह रहा है? 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना क्या मनाया है? 50वां स्थापना दिवस मनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? हम साथी देखेंगे इनमें से कौन कौन से 3 राज्य थे जो शामिल नहीं है, उसकी बात पूछा है। देखो यहाँ पर भी याद रखेंगे कौन सा एक राज्य जिसने अपने स्थापना दिवस नहीं मनाया, ये पूछा है आपसे, घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखेंगे जो नागालैंड है साथी, कौन सा? जो आपका नागालैंड राज्य है, इसने अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि नागालैंड की बात कर लें तो इसने अपना नहीं मनाया है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो नागालैंड राज्य बनता है, ये 13वें संविधान संशोधन के तहत बनता है। कौन से? तो याद रखेंगे जो 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके तहत नागालैंड बनता है। लेकिन यदि बात करें मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर, ये साथी राज्य बनते हैं पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन साथी?
तो आप याद रखेंगे जो आपका पूर्वोत्तर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। यदि पूछे साथी ये अधिनियम कब आया था, पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक है, एक्ट के तहत। यदि पूछे साथी आपसे ये एक्ट कब आया था, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ये घटना है साथी 1971 की। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम गठन किया जाता है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम को गठन किया जाता है जिसके तहत 1972 में, कब साथी, 1972 में इन 3 राज्यों का गठन होता है। यदि पूछे कौन कौन से राज्य, तो साथी मेघालय, दूसरा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, तीसरा नागालैंड हो जाएगा और चौथा मणिपुर हो जाएगा, सॉरी तीसरा मणिपुर हो जाएगा। नागालैंड जो है ये आपका 13वां संविधान संशोधन से हुआ था, ये 1972 में नहीं हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर साथी बात कर ले आपसे कि साथी इनमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप नागालैंड के बारे में पहले देखेंगे, पहले हम नागालैंड से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी बार बार पूछता है। एक साथी नागालैंड में याद रखेंगे खारची महोत्सव, कौन सा, जो खारची मेला या खारची महोत्सव पूछ ले तो याद रखेंगे ये कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड में आप लोग याद रखेंगे महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल, कौन साथी, जो आपका महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल कहाँ का हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा साथी कहाँ का, नागालैंड का, ठीक है। इसके अलावा अर्न लर्न योजना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अर्न लर्न, ठीक है, यानी कि पढ़ने के साथ साथ कमाई भी। अर्न लर्न योजना किसने शुरू की है, तो ये भी नागालैंड ने शुरू की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो नागालैंड है साथी ये कहाँ का है, 1 मिनट साथी, 1 मिनट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा फ्लो में निकल गया, ये आपके क्वेश्चन नागालैंड से नहीं होंगे, ठीक है, ये आपके त्रिपुरा से हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सॉरी माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। जो खारची मेला है ये त्रिपुरा में हो जाएगा, महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल हो जाएगा आपका कहाँ पर, ये भी आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। और अर्न लर्न योजना कहाँ पर हो जाएगी, त्रिपुरा। माफ़ी चाहेंगे साथी, इस तरह से कुछ कभी कभी हो जाता है तो उससे आपके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। ये जो नागालैंड नहीं होगा इसका आंसर त्रिपुरा होगा, ठीक है। सॉरी साथी, बड़ी सी मिस्टेक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। त्रिपुरा के कौन कौन से हो जाएंगे, तो खारची मेला हो जाएगा, महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल हो जाएगा और अर्न लर्न योजना हो जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर यदि नागालैंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर साथी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, नागा जनजाति, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नागा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो नागालैंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और नागालैंड सीमा किससे बनाता है, तो याद रखेंगे म्यांमार से सीमा बनाता है, किससे साथी, म्यांमार से यह सीमा बनाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर यदि हम क्वेश्चन और देखें, अब हम बात करते हैं मेघालय की, किसकी साथी, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में हम लोग देखेंगे जो मेघालय है साथी, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कौन साथी, गारो के बाद खासी के बाद जयंतिया, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ भी हैं और साथ ही ये 3 जनजातियाँ भी हैं, क्योंकि जो ये 3 पहाड़ियाँ हैं इन्हीं पहाड़ियों पर साथ ही आपकी जनजातियाँ रहती हैं, तो इसीलिए ये जनजाति भी गारो खासी जयंतिया और पहाड़ी भी गारो खासी जयंतिया। और इन्हीं में से जो पहाड़ी है साथी, खासी पहाड़ी, क्या नाम है इसका, नाम है खासी पहाड़ी। इस पहाड़ी के नीचे पड़ता है मौसिन राम, क्या नाम है साथी, मौसिन राम, ठीक है। मौसिन राम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, इसमें लगभग 12 माह वर्षा होती रहती है। इसका कारण क्या है, तो ये साथी जो पहाड़ी है खासी, ये कीपाकार की है। जब ये 2 पहाड़ियाँ ऊंची हैं और ये आपकी कैसी है, बीच की है, तो यहाँ पर जब बादल आते हैं तो बीच में फंस जाते हैं, क्या साथी, ये आपके बादल इस तरह से आते हैं, बीच में फंस जाते हैं। इसी के नीचे पड़ता है मौसिन राम, यहाँ पर 24 घंटे आपकी लगभग वर्षा होती रहती है, 12 साल, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी के नीचे है, तो खासी पहाड़ी के नीचे। यदि पूछे साथी किस राज्य में है, इसको मेघालय राज्य में, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, चेरापूंजी, यहीं पर पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे। चेरापूंजी के बारे में बात करें तो भी यहीं पर पड़ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी मणिपुर के बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। यदि मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में सबसे पहले तो आपका हो जाएगा, आपको सभी को पता होगा एमसी मैरी कॉम के बारे में, किसके साथी, एमसी मैरी कॉम के बारे में पता होगा, ठीक है। जो मैरी कॉम है ये साथी आपकी भारत की टॉप वुमेन बॉक्सर रही हैं, यानी कि ये क्या रही हैं, भारत की 5 बार की विश्व चैंपियन रही हैं, 5 बार की विश्व चैंपियन रही हैं, ठीक है। इनको साथी हम सुपर मोम के नाम से जानते हैं, किस नाम से, सुपर मोम के नाम से, ठीक है, सुपर मोम के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है जिसे कहते हैं साथी अनब्रेकेबल, क्या कहते हैं, अनब्रेकेबल, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अनब्रेकेबल इसकी आत्मकथा है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। मैरी कॉम को किस नाम से जानते हैं, सुपर मोम के नाम से जानते हैं। और बॉक्सिंग से संबंधित है, किससे साथी, जो आपका बॉक्सिंग खेल है इससे संबंधित ही हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा है। लेकिन यहीं पर मणिपुर से एक क्वेश्चन भी बनता है साथी, इसको भी याद रखेंगे, जिनका नाम है मीराबाई चानू, क्या साथी, मीराबाई चानू, सभी को पता होगा, ये वेट लिफ्टर हैं, यानी कि क्या है, सभी याद रखेंगे, भारोत्तोलक, ठीक है। क्या
क्या नाम है साथी, ये इनका मीराबाई चानू नाम है, और ये है क्या, तो याद रखेंगे भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। और साथी इन्होंने आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, क्या साथी, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था यहाँ पर आपको दिलवाया था सिल्वर मेडल। क्या दिलवाया था साथी, आपको सिल्वर मेडल दिलवाया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं एमसी मैरी कॉम के बारे में। जो मैरी कॉम है साथी, इनको क्या कहते हैं हम लोग, सुपर मोम कहते हैं, और इनकी एक आत्मकथा है जैसे अनब्रेकेबल नाम है। ठीक है, इसके अलावा ये 5 बार की विश्व चैंपियन रही हैं और बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू क्या है, वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हमको पहला सिल्वर मेडल दिलवाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा सिल्वर जीतते आपके रवि दैया। इस तरह से टोक्यो ओलंपिक में हमने कितने पदक जीते, 1 2 का 4 यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखेंगे। केवल 7 पदक जीते थे हमने, और भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा था। किस स्थान पर, तो याद रखेंगे 48वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। देखो यदि साथी आपसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, जो आपका 21 जनवरी 2022 है, क्योंकि अभी 2022 में जो ये 3 राज्य थे इनने 50वां दिवस मनाया था, क्योंकि 72 से लेकर कितना हो जाएगा, अगर 22 तक हम देखें तो यहाँ पर 50 साल हो जाते हैं। तो इन्होंने 50 सालों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां 3 राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया था। उनका नाम क्या था, एक मेघालय था, दूसरा त्रिपुरा था, तीसरा मणिपुर था। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, चेकमेट शब्दावली किस खेल से संबंधित है। क्या साथी, चेकमेट जो शब्दावली है किस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे चेकमेट किस खेल से संबंधित है, तो कई बार क्वेश्चन करवाया है साथी आपको, ये किस खेल से संबंधित हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी साथी शतरंज से। किससे, जो आपका शतरंज खेल है साथी, कौन सा शतरंज खेल है, इससे संबंधित क्या हो जाएगा, चेकमेट। चेकमेट के अलावा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसका नाम है साथी गैम्बिट। क्या साथी, गैम्बिट जो शब्दावली है, इसको भी याद रखेंगे। जो गैम्बिट शब्दावली है ये किससे संबंधित हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी शतरंज से संबंधित हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा शतरंज से एक फिडे याद रखेंगे। क्या साथी, आप लोग फिडे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक याद रखेंगे, हॉकी में पूछ ले तो साथी पेनाल्टी कॉर्नर। क्या, ये तो अक्सर पूछा जाता है, पेनाल्टी कॉर्नर किस किस में होता है, ये हॉकी में होता है और फुटबॉल में होता है। क्या साथी, जो आपका पेनाल्टी कॉर्नर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और स्टिक शब्दावली किससे है, क्योंकि छड़ी होती है तो इसमें स्टिक शब्दावली कभी कभी पूछ लेता है, तो ये किससे हो जाएगी, हॉकी से हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि बैडमिंटन की बात करें तो साथी इसमें एक शब्दावली आती है रैकेट। क्या साथी, रैकेट शब्दावली आती है, रैकेट को भी याद रखेंगे, किससे हो जाएगी, बैडमिंटन से हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि क्रिकेट से पूछ ले तो क्रिकेट से बहुत सारी शब्दावलियां हैं, जैसे आपका LBW हो गया, LBW के बाद हो गया बाई, बाई के बाद हो गया एक आपका हो गया, क्या हो गया आपका, एक बाई हो गया, एक लेग बाई हो गया। ठीक है, एक तो LBW और एक आपका बाई, एक लेग बाई और वाइड, बहुत सारी शब्दावलियां हैं, सभी को पता होगा क्रिकेट के बारे में। हॉकी के बारे में याद रखेंगे, पेनाल्टी कॉर्नर और स्टिक 2 हैं। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करें तो रैकेट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हम शतरंज की बात करें तो गैम्बिट, फिडे और आपका जो चेकमेट है, ये सभी शतरंज संबंधित हो जाएंगे। इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथी चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की ऐसी कौन सी महिला नृत्यांगना थी जिनको राज्यसभा में क्या नामित किया गया था, तो सदस्य नामित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे कौन हो जाएंगी तो आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेला। साथी, जो रुक्मणी देवी अरुणडेला है ये राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी, इनको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यदि पर यहीं पर बात कर ले साथी, रुक्मणी देवी अरुणडेला कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। क्या पूछ ले, जो रुक्मणी देवी अरुणडेला है साथी, ये आपकी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेला का संबंध है साथी भरतनाट्यम से। किससे साथी, जो आपका भरतनाट्यम है, जो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित हो जाएंगी रुक्मणी देवी अरुणडेला। और साथी जो भरतनाट्यम होता है ये कहाँ पर होता है, तो सभी को पता होगा साथी, ये तमिलनाडु में होगा। कहाँ पर, तमिलनाडु में होगा। इसको हमने कई बार GD के प्रैक्टिस सेटों में किया है। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेला भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगी, और ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये पहली महिला नृत्यांगना थी जिन्हें क्या बना गया था, राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखो अभी हमने बात किया था के अम्मा के बारे में। किसके बारे में, के अम्मा। इनका पूरा नाम क्या है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है। ये किस नृत्य से संबंधित हो जाएंगी, ये आपकी मोहिनी अट्टम से। किससे साथी, मोहिनी अट्टम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो मोहिनीअट्टम से ये भी संबंधित हो जाएंगे, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेला की बात करें तो भरतनाट्यम से तमिलनाडु में होता है, और मोहिनीअट्टम की बात करें तो साथी ये केरल में होता है। कहाँ पर? केरल में होता है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं साथी, एक आपका कथकली भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ पर होते हैं? केरल में होते हैं। और सभी को साथियों को याद रखना है, जो आप 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं साथी, जो आपके नृत्य होते हैं शास्त्रीय, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, एक बार हम इनको देखेंगे। कथक हो जाएगा, कथक के बाद आपका मणिपुरी हो जाएगा, फिर सत्रिया हो जाएगा, सत्रिया के बाद आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा साथी? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बाद कथकली, मोहिनीअट्टम और आपका क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे आपके। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। तो कथक, मणिपुरी, मणिपुरी के अलावा सत्रिया, सत्रिया के अलावा ओडिया, ओडिया के अलावा जो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? एक आपका सत्रिया हो गया, मणिपुरी हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, और आपका एक ओडिया हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 हो गए। ठीक है, इनको याद रखेंगे। 8 कुल मिलाकर कितने होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या कह रहा है साथी? प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर C/V। क्या कह रहा है साथी? n बराबर C/V है, n बराबर C/V है। तो इसमें C को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? C को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, जो n बराबर C होता है ये अपवर्तनांक का सूत्र होता है। किसका? प्रकाशिकी में, यानी एक चैप्टर है आपका प्रकाशिकी, इसमें अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है n बराबर C होता है। ठीक है, यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? तो n का मतलब पूछ लेता है, तो याद रखेंगे ये होता है आपका अपवर्तनांक। क्या होता है साथी? अपवर्तनांक। ठीक है, याद रखेंगे अपवर्तनांक हो जाएगा n। यहीं पर C की बात हमसे पूछी गई है। C क्या होता है? तो याद रखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। किसमें साथी? निर्वात में प्रकाश की चाल। किसमें? C बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी। लेकिन यहीं पर V की बात करें, अगर V की बात करें साथी, तो ये पदार्थ में प्रकाश की चाल हो जाएगी। किसमें साथी? जो आपका पदार्थ होगा, कोई पदार्थ होगा, उसमें जो प्रकाश की चाल होगी, जो प्रकाश की चाल होगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम V कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो n को हमने अपवर्तनांक से डिनोट किया, C को हमने किसके? निर्वात में प्रकाश की चाल से, तथा V के बारे में देखें तो पदार्थ में जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम V से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं साथी? अपवर्तनांक सूचकांक का सूत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो n बराबर C/V में n अपवर्तनांक, C आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, और V जो होगा यहाँ पर वेग नहीं होगा बल्कि पदार्थ में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह रहा है भारत में, क्या कह रहा है साथी? ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफाएं? क्या कह रहा है साथी? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफाएं? साथी एक बार से आप क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो उससे आपको अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके PDF फॉर्म में है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, आपका डाटा नहीं जाएगा। प्रॉमिस करता हूँ आपका डाटा नहीं जाएगा, आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो कह रहा है साथी जो आपकी चूना पत्थर की गुफा है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप याद रखेंगे जो बोर्रा की गुफा है। क्या साथी? जो बोर्रा की गुफा है। क्या कह रहा है? बोर्रा की। यहाँ बोरा वाली नहीं है, बोर्रा की गुफा है। ये साथी स्थान पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आंध्र प्रदेश में कौन सी गुफाएं पड़ती हैं? बोरा की गुफाएं। ये किससे बनी है? तो याद रखेंगे चूना पत्थर से। किससे साथी? चूना पत्थर से बनने वाली गुफाएं कौन है? बोर्रा की गुफाएं हैं। ये आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और यदि पूछ ले साथी आंध्र प्रदेश में कहाँ पर पड़ती हैं, क्या पूछ ले साथी आपसे कहाँ पर पड़ती हैं, तो याद रखेंगे अराकू घाटी। क्या साथी? जो आपकी अराकू घाटी हो जाएगी, अराकू घाटी में ये पड़ती हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो साथी विशाखापट्टनम में। कहाँ पर साथी? विशाखापट्टनम में ये पड़ता है। अराकू घाटी जो होती है विशाखापट्टनम में पड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन अभी हाल में करंट की दृष्टि से देखें तो सभी विद्यार्थियों को याद रखना है जो विशाखापट्टनम है। अब साथी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम हो जाएगी। हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आपकी अमरावती राजधानी रही नहीं रही, ठीक है, तो अब ये क्या हो गई? विशाखापट्टनम हो गई। और जो बोर्रा की गुफाएं साथी कहाँ पर पड़ती हैं? तो विशाखापट्टनम में पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन यदि यहीं पर पूछ ले साथी उंदावली की गुफाएं, क्या पूछ ले? आपसे पूछ ले उंदावली की गुफाएं कहाँ पर पड़ती हैं सर, तो आप याद रखेंगे ये भी आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और सर पूछ ले आंध्र प्रदेश में कहाँ पर पड़ती हैं, तो याद रखेंगे ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। इनको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। और आप आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर पड़ती हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप आंसर बताएंगे जो आंध्र प्रदेश में उंदावली की गुफाएं पड़ती हैं कहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं वराह की गुफा। क्या पूछ रहा है साथी? वराह की गुफा। तो वराह की गुफा में आप लोग याद रखेंगे ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। कहाँ पर साथी? जो आपका तमिलनाडु है ये यहाँ पर वराह की गुफा पड़ती है। और तमिलनाडु में पूछे साथी कहाँ पर पड़ती हैं, तो कांचीपुरम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर साथी?
कांचीपुरम में ये पड़ती हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कौन सी गुफा? वराह की गुफा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछ ले साथी भीमबेटका की गुफाएं, क्या पूछ ले? भीमबेटका की गुफाएं पूछ ले तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। कहाँ पर? नहीं पता होगा तो नोट कर लेंगे। या जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो विद्यार्थी नए हैं वो नोट कर लेंगे, ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं साथी। और ये पुरा पाषाण काल की गुफाएं हैं। कब की? तो याद रखेंगे जो आपका पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल की गुफाएं हैं, इनको याद रखेंगे। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और पुरा पाषाण काल की क्या है? गुफाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। और यदि पूछ ले साथी इसमें क्या है, तो यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पर आपको एक वो मिलती है चित्रकारी, जो आपकी आदि मानव के द्वारा बनाई गई है। कुछ इस प्रकार से चित्रकारी मिलती है जो ये आदि मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इस तरह से कुछ चित्रकारी मिलती है, इसको याद रखेंगे। आदि मानव द्वारा बनाई गई है। ये कहाँ पर मिलती है? भीमबेटका की गुफाओं में। और ये पुरा पाषाण काल की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यदि पूछा क्या गया है, चूना पत्थर की गुफाएं पूछे कौन सी हैं, तो बोर्रा की गुफाएं, ये कहाँ पर पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे इसको अच्छे से। और ये अराक घाटी में पड़ती हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है शंभू महाराज। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या कह रहा है साथी? जो शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज को भारत में, इसको याद रख लेंगे, जो शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहा है शंभू महाराज को पद्मश्री के लिए किस लोक नृत्य से सम्मानित किया गया था? कह रहा है कुल मिलाकर आपसे पूछा ये है, पद्मश्री यहाँ पर आपसे घुमाने के लिए है। कह रहा है किस लोक नृत्य से शंभू महाराज संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो याद रखेंगे पद्मश्री जो शंभू महाराज हैं साथी, ये आपके कथक से संबंधित हो जाएंगे। किससे? कथक से संबंधित हो जाएंगे। देखो कोई भी आपको महाराज शब्द मिलता है, क्या मिलता है? महाराज शब्द। तो आप आंख मीच कर क्या लगाएंगे? कथक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक लेकिन आया, जब लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो लफड़ा होता है। महाराज शब्द मिले कथक लगाएंगे, लेकिन एक अपवाद है, किशन महाराज। क्या साथी? जो किशन महाराज हैं इनको याद रख लेंगे। इनको एक ही तो याद रखना है यार, एक याद रख लेंगे आप किशन महाराज के बारे में। ये साथी क्या बजाते हैं? तो आप याद रख लेंगे किशन महाराज जो है ये आपके तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इनको कथक लगा के ना चलाए यार, इसको कथक लगा के ना चले आना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी महाराज मिलता है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, कोई भी मिल जाए तो आप क्या लगाएंगे? कथक लोक नृत्य लगाएंगे। लेकिन किशन महाराज मिलते हैं तो आप इनको तबला लगाएंगे। ठीक है, वरना आप कथक लगा ले हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो कोई भी महाराज मिलता है क्या लगाएंगे? कथक लगाएंगे। लेकिन किशन महाराज को याद रखेंगे, क्या लगाएंगे? तबला लगाएंगे। लेकिन साथी आपसे पूछ ले, इसके अलावा पूछ ले मणिपुरी। मणिपुरी में आप लोग कुछ लोगों को याद रखेंगे। मणिपुरी में क्या होता है साथी? आपकी झावेरी बहन थी। क्या साथी? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो झावेरी बहन थी, दर्शना झावेरी, अपूर्वा झावेरी, इस तरह से 4 बहनें थी। इन्होंने क्या, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसको नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तो झावेरी बहन का नाम किससे आ जाता है? किसी भी जो आपकी महिला है उसके पीछे अगर झावेरी लगा है तो वो किससे हो जाएगी? मणिपुरी से हो जाएगी। ये 4 बहनें थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। जो रुक्मणी देवी अरुणडेला है ये किससे हो जाएंगी? भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगी। और ये कहाँ पर होता है? तो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर साथी? तमिलनाडु में होता है आपका कौन सा, जो आपका है कौन सा? भरतनाट्यम। इसके अलावा पूछे साथी कुचिपुड़ी। क्या पूछे साथी? कुचिपुड़ी के बारे में पूछे तो सभी लोग याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है साथी। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आया है तो आप याद रखेंगे जो कच्ची पूड़ी होती है, जब हम कच्ची पूड़ी खाएंगे तो लोग कहते हैं कच्चा खाना मत खाओ वरना अंधे हो जाओगे। ठीक है, तो कच्ची पूड़ी खाएंगे तो अंधे हो जाएंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है साथी 2021, ये दिया गया था अवनी लेखरा को। किसको साथी? जो अवनी लेखरा है इनको दिया गया था। जो अवनी लेखरा है ये साथी पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। कैसी? सभी को याद रखेंगे, पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, यहाँ पर दिया गया है। किसे? पैरा शूटिंग के लिए। तो अवनी लेखरा पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं। जो पैरालंपिक 2021 हुआ था, यानी कि 2020 वाला जो 2021 में आयोजित किया गया था जापान में, टोक्यो में, तो याद रखेंगे यहाँ पर इन्होंने एक गोल्ड जीता था साथी। जो अवनी लेखरा है इन्होंने एक गोल्ड जीता था, इसके अलावा एक ब्रॉन्ज जीता था। ये भी याद रखेंगे, 2 पदक जीते थे, इसलिए इनको क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने के लिए क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और हमने कई बार डिस्कस किया है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये खेल की दुनिया का क्या कहलाता है? नोबेल कहलाता है। ठीक है, भारत में खेल की दुनिया का क्या कहलाता है? तो नोबेल कहलाता है, इसको याद रखेंगे।
भारत में खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी घोषणा की जाती है 29 अगस्त को। कब साथी? याद रखेंगे 29 अगस्त को। आपके दिमाग में साथी क्वेश्चन आना चाहिए, सर 29 अगस्त को ही क्यों की जाती है? तो क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद थे, भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, इनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त को। तो इसी दिन हम मनाते हैं खेल दिवस और इसी दिन घोषणा करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही आप याद रखेंगे जो आपका वर्तमान की बात करें 2022 की, क्योंकि क्वेश्चन अब ये तो पूछा नहीं जाएगा 21 वाला, आपसे पूछा कौन सा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा 2022 वाला। तो 2022 के बारे में याद रखेंगे जो आपके शरद कमल है। कौन साथी? जो आपके शरद कमल है। ठीक है, शरद कमल को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे सर शरद कमल कौन है, तो आप लोग याद रख लेंगे शरद कमल जो है ये आपके कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये भी आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन से? जो आपके टेनिस खिलाड़ी हैं ये शरद कमल हो जाएंगे। ठीक है, कौन से खिलाड़ी? तो याद रखेंगे शरद कमल कौन से खिलाड़ी हैं साथी? टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। टेनिस में अभी बात करें तो टेबल टेनिस साथी। कौन सा टेनिस? टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो आपके शरद कमल है। इन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 के, कहाँ पर? बर्मिंघम में। यहाँ पर इन्होंने क्या जीता था? यहाँ पर 3 गोल्ड जीते थे साथी। क्या जीते थे? 3 गोल्ड जीते थे और 1 सिल्वर जीता था। क्या? 3 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ 4 पदक जीतने के कारण क्या मिला है इन्हें? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, यही वाला आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन को हम देखें, जो गगन नारंग है, इन्होंने साथी 2008 में, कब साथी? 2008 में जो चाइना में बीजिंग में ओलंपिक हुए थे। कौन साथी? जो आपके बीजिंग ओलंपिक हुए थे, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था साथी। ये भी याद रखेंगे, इन्होंने गोल्ड जीता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो गगन नारंग है, इन्होंने 2008 में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। इसके अलावा मानू भाकर की बात करें तो ये आपकी शूटिंग खिलाड़ी है। और अपूर्वी चंदेला ये भी आपकी शूटिंग खिलाड़ी है। अवनी लेखरा ये भी शूटिंग खिलाड़ी है, लेकिन अवनी लेखरा कौन सी शूटिंग है? तो पैरा शूटिंग। ठीक है, तो पैरा शूटिंग आपकी हो जाएंगी और इनका संबंध हो जाएगा राजस्थान राज्य से। किससे साथी? राजस्थान राज्य से इनका संबंध हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं साथी आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेब। क्या कह रहा है साथी? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेब कौन सा होता है साथी? अगर हम बात करें महाद्वीपीय सेब की, तो आप याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं फिर आपको बताता हूं इसके बारे में। यदि हम बात करें साथी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपीय सेब की, तो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर महाद्वीपीय सेब होता क्या है? क्या क्वेश्चन आना चाहिए? सर महाद्वीपीय सेब होता क्या है? तो याद रखेंगे जो महाद्वीपीय सेब होता है, जैसे इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है, मान लो, पहले वैसे पृथ्वी है तो गोल, लेकिन आप इसको ऐसा मानो। ठीक है, क्योंकि इससे समझने में आसानी होगी। तो पृथ्वी पर क्या भरा है? सभी को पता होगा, पानी भरा है। ठीक है साथी, क्या भरा है? पानी भरा है। पानी भरा हुआ है, लेकिन आप सभी को पता होगा कोई ऐसा स्थान तो होगा जहां पर पानी एक लेवल में होगा। ठीक है, लेवल में होगा, यानी कि आपका कहने का मतलब है यदि पृथ्वी में इस तरह से पानी भरा है, क्या भरा है? पानी। तो जो पृथ्वी के नीचे की जमीन है, क्या है? नीचे की जमीन, जो इसका समतल हिस्सा है, जो नीचे की जमीन जिसका सबसे लंबा समतल हिस्सा है, याद रखेंगे, जो नीचे की जमीन है जिसका सबसे लंबा समतल हिस्सा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय सेब कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, इससे आसान से आपको कोई नहीं समझाएगा। जिस तरह से जो पानी भरा है, जैसे इस तरह से ये पृथ्वी है, यहाँ पर पानी भरा है, लेकिन जो नीचे की जमीन है इसका एक समतल हिस्सा, यदि कि आपने देखा हो कहीं गड्ढा होता है, कहीं गड्ढा होता है, फिर ऊंचाई होती है, फिर गड्ढा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर सीधा एक लेवल पर समतल पानी कहाँ पर भरा है, इसी को कहते हैं हम लोग महाद्वीपीय सेब। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। महाद्वीपीय सेब किसे कहते हैं? तो याद अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा एक लेवल जहां पर पानी एक लेवल में भरा है तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय सेब कहते हैं। और यदि बात करें दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेब कहां पर स्थित है, देखो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर हाँ ये तो बात सही है, कौन सा है? लेकिन आपको पता होगा अभी तक प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्या साथी? जो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन इसका आंसर प्रशांत महासागर नहीं है। क्या नहीं है? प्रशांत महासागर। ठीक है, इसमें याद रखेंगे जो इसका एक लेवल वाला हिस्सा है सर्वाधिक कौन सा है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। साथी कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर का जो आपका साइबेरियाई सेब होता है, आप सभी को याद रखेंगे जो आर्कटिक महासागर है, आपने पृथ्वी में देखा होगा एशिया, एशिया में जो आपका यूरोप, जो आपका एशिया और यूरोप में कौन सा देश पड़ता है? रूस। क्या पड़ता है? रूस। इसी का जो साइबेरियाई क्षेत्र है, कौन सा? साइबेरियाई क्षेत्र है, उसी में आपका एक आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई से पाया जाता है। देखो आप सभी को पता होगा कुल मिलाकर आपके 5 महासागर हैं। कितने? 5 महासागर। काउंट टेबल के हिसाब से देखा जाए तो 5 हैं, लेकिन कुछ लोग 6 या 7 भी मानते हैं। एक आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? एक आपका प्रशांत हो जाएगा, एक आपका अटलांटिक हो जाएगा, एक आपका हिंद हो जाएगा,
इसके अलावा आपका एक हो जाएगा आर्कटिक। क्या हो जाएगा? आर्कटिक। और जो आर्कटिक महासागर है साथी, ये आपका रूस के ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी ध्रुव को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं, कहते नहीं लेकिन कह सकते हैं, ठीक है। जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में क्या पड़ता है? रूस पड़ता है। तो रूस में याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। और यहीं पर रूस को जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है उसी में साइबेरियाई सेब पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? महाद्वीपी सेब। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आर्कटिक महासागर साइबेरियाई सेब सबसे बड़ा महाद्वीपी सेब है। ये दुनिया का कौन से महासागर में? आर्कटिक में। ये रूस में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राज्य। क्या कह रहा है साथी? राज्य। देखो यहाँ पर राज्य से मतलब है आपका सीधा सीधा देश, ठीक है। यहाँ पर संविधान में जितनी भी राज्य के बारे में लिखा है तो उसका मतलब देश है, ठीक है। तो याद रखेंगे राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो याद रखेंगे भारत में कुछ अनुच्छेद हैं। क्या कहते हैं इनके? इनको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं साथी? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है इसको याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको स्वतंत्रता का, एक मिनट, इसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और इसमें क्या है? कुछ ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं, तो याद रखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। इनमें हमको प्रावधान मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार का। इनमें क्या है साथी? तो याद रखेंगे, एक मिनट, माफी चाहेंगे साथी, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, यहाँ पर समता समानता का अधिकार होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, ठीक है। थोड़ा मिस जो आपसे कन्फ्यूजन हो गया उसमें बोल गए। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 19 से 22 तक है, ठीक है। ये आपका 19 से 22 तक है, लेकिन यहाँ पर जो 14 से 18 तक है ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। इसी में हमको अनुच्छेद 15 जो है साथी, कौन सा? जो अनुच्छेद 15 है ये हमको कहता है साथी, क्या कहता है? जो आपका धर्म, मूलवंश और लिंग या जन जाति और या जन्म स्थान, इसके आधार पर जो आपका राज्य है किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 15 में लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 14 की, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे इसमें होता है साथी विधि के समक्ष समानता। क्या होता है साथी? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। इसको याद रखेंगे। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति आपका कानून के सामने बराबर होगा, यानी कि कानून के सामने अगर कोई भी व्यक्ति आता है वो आपका बराबर होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समानता इसी में क्या हो जाएगा? इसको याद रखेंगे। लेकिन यदि पर यहीं पर बात करें आर्टिकल 19, देखो अभी हमने डिस्कस किया था 19 से जो 22 है, यहाँ पर क्या है साथी? स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका? स्वतंत्रता का। माफी चाहेंगे, वो आपको पहले बता दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, लेकिन जो 19 से 22 है ये स्वतंत्रता का है। इसमें अनुच्छेद 19 में क्या आता है? अनुच्छेद 19 में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 19(1) कहता है कि सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति हो, इसको कौन सी आज़ादी है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। ये याद रखेंगे, 19(1) को याद रखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, इसके बारे में कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहीं पर बात करें साथी अनुच्छेद 23 की, किसकी? अनुच्छेद 23 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 हमसे कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। और मानव तस्करी नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? मानव तस्करी नहीं कराएंगे, मानव तस्करी। और क्या कहेंगे? और इसके अलावा आप नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे? बलात् श्रम नहीं करवाएंगे, ठीक है। बलात् श्रम नहीं करवाएंगे, यानी कि आप जब किसी व्यक्ति से काम करवाएंगे तो उसके बदले में आप क्या देंगे? पैसा देंगे, ठीक है। बलात् श्रम के बारे में किसमें कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी या बलात् श्रम का विरोध करता है। अनुच्छेद 19 के बारे में डिस्कस किया, इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन यहाँ पर जन्म स्थान, मूल वंश या जाति या लिंग के आधार पर जो आपके भेदभाव नहीं होगा, तो वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 15। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या डिस्कस किया हमने? विधि के समक्ष समानता। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध क्लासिक अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है? कह रहा है देव आनंद द्वारा लिखा गया संस्करण कौन सा है? तो आप लोग याद रख लेंगे। इस तरह क्वेश्चन करंट अफेयर की दृष्टि में जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये अब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप देख लेंगे। रोमांसिंग विद लाइफ जो होगा ये किसका हो जाएगा? देव आनंद का हो जाएगा। ये क्या आएगा? ये आपका संस्मरण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शंभू महाराज। देखो अभी हमसे क्या पूछा था? हमसे अभी कुछ और पूछा था, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे क्या पूछा था। अभी हमसे पूछा था किसके बारे में? बिरजू महाराज। या फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कत्थक हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, ये भी हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे
अकेले ही संतूर को, किसको साथी, किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है जो संतूर वाद्य यंत्र है इसको शास्त्रीय जो वाद्य यंत्र बनाया है किसने बनाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप सभी को पता होगा जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, कौन साथी, पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये इसके क्या है, जन्मदाता, यानी कि कह सकते हैं जन्मदाता कह सकते हैं, यानी कि संतूर के पिता कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसको शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने में। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र, शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने में, इसको याद रखेंगे। इसको बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का। इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है, उल्लास बपट या फिर राहुल शर्मा या फिर भजन सोपारी, ये सभी के सभी व्यक्ति क्या बजाते हैं, तो संतूर बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या बजाते हैं साथी, ये सभी के सभी क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, इनको याद रखेंगे। उल्लास बपट की बात करें साथी, या फिर हम बात करें भजन सोपारी की, या फिर बात करें हम राहुल शर्मा की, तो ये सभी के सभी क्या बजाते हैं, ये आपके संतूर बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र किसने बनाया है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा ने। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। पद्म भूषण विजेता ये रह चुके हैं आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इनको अच्छे से याद रखेंगे। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछा है साथी, जो आपका नाइट्रोमेथेन है इसका सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोमेथेन के बारे में। नाइट्रोमेथेन क्या होता है, इसमें देखो सी अगर एक होता है, क्या साथी, आप याद रखेंगे जो आपका सी एक होता है, सी एक होता है, इसको क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, मैथ कहते हैं। तो यहाँ पर सी तो सभी एक है, तो इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे C1 जो होगा वो मैथ हो जाएगा, C2 आपका क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। क्या होगा, मैथ एथ, और C3 आपका हो जाएगा प्रोप। क्या हो जाएगा, सी जो मैथ एथ प्रोप। ठीक है, इनको याद रखेंगे, इनमें आप अच्छे से याद रखेंगे, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, इसके अलावा C4 की बात करें तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे बात क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है नाइट्रोमेथेन का सूत्र। ठीक है, तो नाइट्रोमेथेन का सूत्र हो जाएगा CH3NO2। क्या हो जाएगा, CH3NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन का सूत्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर बात करें साथी CH3NO, क्या पूछा है, CH3NO, तो CH3NO के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसका साथी सूत्र हो जाएगा फॉर्मामाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड इसका सूत्र हो जाएगा। ये जो फॉर्मामाइड होता है इसका सूत्र क्या होता है, इसको याद रखेंगे, फॉर्मामाइड। ठीक है, फॉर्मामाइड का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CH3NO। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर पूछे नाइट्रोमेथेन का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर CH3NO2। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले, कह रहा है शिक्षा विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री थे। कुल मिलाकर आपसे पूछा है जो धर्मेंद्र प्रधान थे, ये जो शिक्षा मंत्री बने हैं, इससे पहले कौन से मंत्री थे, तो आप लोग याद रखेंगे, इससे पहले ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संभालते थे। किसको साथी, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसको संभालते थे कौन, आपके मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, इनको याद रखेंगे। जो इनके स्थान पर यदि पूछ ले, पहले तो ये थे, लेकिन अब पेट्रोलियम इस्पात और मंत्री कौन बना है, तो याद रखेंगे साथी ये बने हैं आपके, इनको याद रखेंगे, जो आपके हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है, जो आपके हरदीप सिंह पुरी हैं, याद रखेंगे, हरदीप सिंह जो पुरी जी हैं, ये क्या बने हैं, ये आपके बने हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय के मंत्री बन चुके हैं। किसके स्थान पर, तो धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर। और धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, इनको याद रखेंगे। लेकिन साथी हम बात करें सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय, क्या साथी, जो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय है इसके बारे में डिस्कस करें तो इसके मंत्री है साथी अनुराग ठाकुर। कौन, सभी याद रखेंगे, अनुराग ठाकुर इसके मंत्री है। कौन कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर बात करें शहरी आवास विकास मंत्रालय, कौन साथी, जो आपका शहरी आवास विकास मंत्रालय है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके मंत्री हो जाएंगे साथी हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय और आवास विकास मंत्रालय दोनों कौन सा हो जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की बात करें तो साथी इसका आंसर है पशुपति कुमार पारस। क्या साथी, जो आपके पशुपति कुमार पारस हैं। कौन साथी, जो आपके पशुपति कुमार जो आपके पारस हैं, ये आपके कौन से मंत्री हो जाएंगे, ये आपके मंत्री हो जाएंगे आपके खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। आवास विकास शहरी मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय की बात करें तो अनुराग ठाकुर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है साथी किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ को 1806 में अपने प्रयोग के सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक तत्वों में द्रव्यमान का अनुपात हमेशा समान रहता है। यानी कि पूछ रहा है साथी तत्वों में द्रव्यमान का
अनुपात समान किसने सिद्ध किया था? यानी कि तत्वों में जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो हमेशा समान रहता है, ये किसने सिद्ध किया था? ये पूछा है आपसे। तो याद रखेंगे जो जोसेफ प्राउस्ट थे, कौन साथी? जो आपके जोसेफ प्राउस्ट थे, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो तत्व होते हैं इनका जो द्रव्यमान अनुपात होता है ये हमेशा समान रहता है। और यदि पूछे जो आपके जोसेफ प्राउस्ट थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो याद रखेंगे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के साथी? ये आपके फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछ रहे जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के बारे में आप लोग याद रखेंगे साथी, जॉन डाल्टन ने 1808 में, कब साथी? 1808 में एक परमाणु मॉडल दिया था जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, इसको याद रखेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कब दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो आपके जॉन डाल्टन है साथी, ये आपके अंग्रेज हैं, यानी कि इंग्लैंड के, ठीक है, अंग्रेज वैज्ञानिक रहे हैं, इनको याद रखेंगे। ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ये आपके रसायन शास्त्र से संबंधित वैज्ञानिक थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर शुक्ल संगीत निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित थे? जो आपके रविशंकर शुक्ल थे ये संगीत की जो कौन सी शैली है? देखो संगीत की साथी दो शैलियाँ होती हैं। कौन सी? संगीत की दो शैलियाँ होती हैं। एक संगीत आपकी कर्नाटक संगीत वादन होता है और दूसरा होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादन, ठीक है। एक कर्नाटक शास्त्रीय वादन होता है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन होता है। तो जो आपके रविशंकर शुक्ल थे, ये आपके थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से। देखो हमने एक दिन डिस्कस किया था जो आपका इस तरह से भारत है, क्या साथी? ये आपका भारत है जो इस तरह से भारत का हिस्सा है, ठीक है। भारत के बारे में यदि हम देखें तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, कौन सा पूर्वी हिस्सा है, इसके बारे में देख लेंगे। जो पूर्वी हिस्सा है उत्तर भारत, माफी चाहेंगे, जो उत्तर का हिस्सा है, ये जो उत्तर का हिस्सा है इसमें होता है साथी हिंदुस्तानी। क्या होता है साथी? हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी होता है। लेकिन जो पूरा दक्षिण भारत का हिस्सा है ये प्रॉपरली कोई कर्नाटक के लिए नहीं है, ये जो पूरा दक्षिण भारत का हिस्सा है पूरा, यानी कि तमिलनाडु, केरल, आपका केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जितना भी हो जाएगा ये सारा के सारा किससे हो जाएगा? ये कर्नाटक शास्त्रीय वादन से हो जाएगा। कौन सा? ये आपका कर्नाटक शास्त्रीय वादन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान में केवल दो प्रकार के होते हैं संगीत, शास्त्रीय संगीत। इनमें से आपका हिंदुस्तानी होता है, दूसरा कर्नाटक होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो कर्नाटक है उससे संबंधित कलाकार और जो हिंदुस्तानी उससे संबंधित कलाकार। तो हिंदुस्तानी संबंधित कलाकार कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे। जो दक्षिण भारत के जितने भी कलाकार होंगे शास्त्रीय वादन के, वो किससे हो जाएंगे? वो सारे के सारे कर्नाटक शास्त्रीय वादन से हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथी? एनबीएफसी। क्या पूछ रहा है? एनबीएफसी एमएफआई के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु, क्या कह रहा है? व्यक्तिगत ऋणों होती न्यूनतम और अधिकतम ब्याज की दर के बीच का अंतर कितना होता है? क्या कह रहा है? जो न्यूनतम ब्याज की दर होगी, जो अधिकतम ब्याज की दर होगी। जैसे साथी हमने आपसे 1% ब्याज लिया, कोई कंपनी है वो आपसे 1% ब्याज लेती है और इसके अलावा मैक्सिमम कितनी ले सकती है? 5%। यानी कि जो इनका गैप है साथी वो 4% का रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपसे ब्याज कितने भी परसेंट का लो, ये कितने भी परसेंट का ब्याज ले, लेकिन इनका जो गैप है वो केवल 4% रहना चाहिए। वही हमसे पूछ रहा है, कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम के बीच जो आपकी दर होती है ये कितनी रहनी चाहिए? तो याद रखेंगे 4% से अधिक नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम 4% होनी चाहिए। इनका जो बीच का गैप है यही पूछा है हमसे, तो याद रखेंगे 4%। लेकिन साथ ही बात करें एनबीएफसी एमएफआई, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका एनबीएफसी को हमने कल ही डिस्कस किया था जब आपका सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था एनबीएफसी लोकपाल परियोजना के बारे में। तो याद रखेंगे एनबीएफसी को हमने कल डिस्कस किया था। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, जो आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी एमएफआई पर जो लोन देती हैं, इनके बीच का जो ऋण होता है वही पूछा है हमसे। लेकिन यदि पूछे जब ये कंपनियां घोटाला करती हैं तो इनके लिए 2018 में आरबीआई ने क्या किया था? संशोधन किया था अपने 1934 के अधिनियम में। 2018 में इसके लिए लोकपाल नियुक्त किया था, एनबीएफसी लोकपाल नियुक्त किया था, ये भी याद रखेंगे। एनबीएफसी लोकपाल नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन सीजीएल में आपसे पूछा गया था। तो एनबीएफसी जो लोकपाल नियुक्त किया था, साथ ही ये क्या करता है? ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है इनकी क्या करता है? जांच करता है भ्रष्टाचार की। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका एक्ट कब का था? तो 2018 का एक्ट था, जिसे हम क्या कहते हैं? एनबीएफसी लोकपाल कहते हैं। और यह एक व्यक्ति होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, एक व्यक्ति होता है ना कि संस्था। लेकिन जो लोकपाल होता है भारतीय संविधान में वो एक संस्था होती है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रैकेट खेल में खेला जाता है? देखो अभी हमने बात की थी रैकेट, तो रैकेट में 3 चीजें आती हैं। रैकेट में अभी हमने केवल बैडमिंटन से बात की थी। रैकेट में क्या क्या आता है साथी? एक आपका टेनिस आता है। क्या आता है? टेनिस आता है। टेनिस के अलावा दूसरा क्या आता है? बैडमिंटन आता है। क्या आता है साथी? बैडमिंटन आता है। बैडमिंटन के अलावा तीसरा क्या आता है? स्क्वैश आता है। क्या आता है साथी?
स्क्वैश आता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी रैकेट में आती हैं। रैकेट क्या होता है साथी? चिड़िया वाला बल्ला, ठीक है, चिड़िया वाला बल्ला। इस तरह से जो बल्ला होता है नेट वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? रैकेट कहते हैं। जो स्क्वैश होता है तो इसी से खेला जाता है। टेनिस होता है ये भी इसी से खेला जाता है, और जो आपका बैडमिंटन है ये भी इसी से खेला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। क्रिकेट और वॉलीबॉल, बेसबॉल। बेसबॉल में क्या होता है साथी? इसमें एक डंडा होता है, केवल एक डंडा, उसमें गोल गेंद फेंकी जाती है, उसको केवल डंडे से मारना होता है। और वॉलीबॉल हाथ से खेली जाती है। क्रिकेट किससे खेली जाती है? तो एक बल्ले से खेली जाती है। स्क्वैश किससे खेला जाता है? तो याद रखेंगे रैकेट से खेला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियां में से किसने अपनी आत्मकथा द रोड अहेड लिखी है? देखो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कब पूछे जाते हैं? तो याद रखेंगे पुस्तकों के क्वेश्चन हमेशा जो करंट अफेयर से होते हैं वही पूछे जाते हैं। देखो जो बिल गेट्स है साथी, जो बिल गेट्स है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी द रोड अहेड। क्या लिखी थी? 2021 में लिखी थी द रोड अहेड। वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो नई किताबें हैं उनको आप देख के जाएंगे एक बार से। जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी आत्मकथाएं देखेंगे, जो आपकी नई पुस्तकें आ रही हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं इनमें से कौन सी है? तो बिल गेट्स ने आपकी आत्मकथा लिखी थी द रोड अहेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता? क्या कह रहा है साथी? कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो आप याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, प्लास्टिक कला में किया जाता है, शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। जो आपका कठपुतली होता है साथी, कठपुतली, इसमें नहीं किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। इसका यही आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा? नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठपुतली का खेल। देखो जो कठपुतली का खेल होता है साथी, ये उंगलियों से खेला जाता है। किससे? उंगलियों से। और ये राजस्थान में ये कला बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पर? राजस्थान में। और आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, जो कालिदास सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सी? तो मध्य प्रदेश सरकार। जो साथी मध्य प्रदेश के खेल होंगे उन्हीं में तो देगी कालिदास सम्मान। तो शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला, शास्त्रीय संगीत, इन सभी में मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन जो कठपुतली खेल है इसमें राजस्थान में होता है, इसलिए ये वहां पर नहीं दिया जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान। क्या कह रहा है साथी? जो तानसेन सम्मान है 2020 में किसने जीता था? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो 2020 के बाद ये भी याद रखेंगे तानसेन सम्मान किसे मिला है। ये तो 2020 का रहा, हम डिस्कस करेंगे 2021 का। इसके अलावा हम डिस्कस करें 2021 का, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2022 में अभी मिला नहीं है, ये 2023 में दिया जाएगा। क्योंकि जो तानसेन सम्मान होता है ये 1 साल बाद दिया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इनमें याद रखेंगे 2020 में किसने जीता था? इनका नाम था सतीश व्यास। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर बात करें 2021 की, 2021 की जब हम बात करते हैं साथी, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे नित्यानंद। क्या नाम था साथी? इनका नित्यानंद। ये भगोड़ा नित्यानंद नहीं है, ये दूसरे नित्यानंद नहीं। ये एक कलाकार हैं जो आपके क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। नित्यानंद जी जो आपके बांसुरी बजाते हैं, इसलिए इनको दिया गया था कौन सा सम्मान? तो कालिदास सम्मान, ठीक है। कालिदास सम्मान दिया गया था नित्यानंद के द्वारा। और ये भी आप लोग याद रखेंगे, कालिदास सम्मान, माफी चाहेंगे, जो तानसेन सम्मान है, माफी चाहेंगे आपसे, जो तानसेन सम्मान है ये नित्यानंद जी को दिया गया है बांसुरी के लिए। और ये सम्मान देता कौन है? तो ये भी सम्मान आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सी? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार इस सम्मान को भी देती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो तानसेन सम्मान की बात करें या कालिदास सम्मान की, तो ये दोनों के दोनों कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? कह रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए किसने अपना क्या जीता था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखेंगे जो आपके शशि थरूर हैं। कौन? जो आपके शशि थरूर हैं, 13 सुरूर, शशि थरूर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अंग्रेजी शासन के ऊपर। जब अंग्रेजी शासन हुआ था, उन्होंने लिखा था एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश रूल। क्या क्या था? एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से पुस्तक लिखी थी, उसके लिए 2019 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये भी याद रखेंगे किस क्षेत्र में मिला था? तो नॉन फिक्शन में, ठीक है। कोई भी नॉन फिक्शन में मिला था, ये भी याद रखेंगे। तो शशि थरूर के बारे में एक पुस्तक और याद रखेंगे, ये हो सकता है आपसे पूछ ले। ये पुस्तक इन्होंने 2021-22 में लिखी है, ठीक है। 2021-22 में लिखी है, इंपॉर्टेंट है। 22 में इसका विमोचन हुआ, 21 में लिखी थी, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी है अम्बेडकर ए लाइफ। क्या नाम है साथी? अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक करके लिखी है, इसको याद रखेंगे। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर जी ने लिखी है, इसको याद रखेंगे। सॉरी, लाइक नहीं होगा, यहाँ पर लाइफ होगा, ठीक है। अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है? इसकी विशेषता कई छोटे छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद में क्या करना है? पेरिस्टोम होते हैं, ठीक है। इस तरह से पूछा है हमसे। तो याद रखेंगे जो फ्यूनेरिया होता है, क्या साथी? जो फ्यूनेरिया होता है, इसके छोटे पत्ते होते हैं तथा चपटे होते हैं, और जड़ एक प्रकंद की तरह होती है। किसकी तरह? प्रकंद की तरह। कहने का मतलब है शकलकंद होता है आपका, और आपका क्या होता है?
आप उसको खाते हैं सब्जी में बना के, वो भी होता है उसी उसमें क्या आता है, वो सभी फ्यूनेरिया में आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी हमसे लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ई सुब्रमण्यम। क्या कह रहा है साथी? ई सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या कह रहा है? ई सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे ई सुब्रमण्यम आपके घातम से संबंधित है। किससे? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपका घातम होता है कौन संबंधित हो जाएंगे? ई सुब्रमण्यम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। घातम क्या होता है साथी? ये एक तरह से होता है मटका। क्या होता है साथी? जो आपका मटका होता है इसको बजाया जाता है, एक तरह से, इस तरह से मटका होता है, इसको बजाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको घातम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। घातम है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इससे कौन संबंधित हो जाएंगे? ई एम सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब साथी? तो 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो साथी आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इस तरह की प्रतिदिन 8 बजे वीडियो लाते रहेंगे। आज थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते रहिए जीएस अब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।